नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज। स्पीकर का चुनाव, नए सांसदों की शपथ, नीट परीक्षा पर हंगामे के आसार। अरविंद केजरीवाल की बेल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ दी अर्जी, लोअर कोर्ट से मिली थी जमानत। शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल पैनल की बैठक आज। एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा, पेपर लीक पर भी होगा मंथन। राजस्थान के टोंक में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस और ट्रक में हुई टक्कर। हादसे में अब तक एक की मौत, 18 लोग घायल। कानपुर में नशे में चूर कार चालक की करतूत, कई गाड़ियों में टक्कर के बाद सीजपाल को 100 मीटर तक कार से घसीटा, इलाज के दौरान हुई मौत। खत्म हुआ मानसून का इंतजार, यूपी बिहार समेत 8 राज्यों में होने वाली झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी से। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको सबसे पहले अयोध्या से बता दें, जहां पर हरियाणा सरकार आज पहुंचेगी राम दरबार। सीएम नायब कैबिनेट के साथ आज पहुंचेंगे अयोध्या। कैबिनेट मंत्री राम जन्मभूमि मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 13 मिनिस्टर और 19 विधायक पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री राम जन्मभूमि मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 13 मिनिस्टर और 19 विधायक पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 13 मिनिस्टर और 19 विधायक पहुंचेंगे राम दरबार। रामनगरी अयोध्या से खबर, जहां हरियाणा सरकार आज पहुंचेगी राम दरबार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट के साथ आज पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या। कैबिनेट मंत्री राम जन्मभूमि मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 13 मिनिस्टर और 19 विधायक भी आज राम दरबार पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री राम जन्मभूमि मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 13 मिनिस्टर और 19 विधायक पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो हरियाणा सरकार आज पहुंचेगी राम दरबार। खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा सरकार आज रामनगरी पहुंचेगी। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे अयोध्या। कैबिनेट मंत्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इस दौरान स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 13 मिनिस्टर और 19 विधायक भी पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामनगरी अयोध्या से संवाददाता प्रवेश पांडे जुड़े हुए हैं। प्रवेश, हरियाणा कैबिनेट आज मुख्यमंत्री के साथ रामनगरी पहुंच रही है और लगभग 9:30 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उनके आगमन को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? उनसे आपको बताना चाहूंगा कि भगवान राम की जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से ही बड़ी संख्या में जो है लोग आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और तमाम राज्यों की कैबिनेट जो है अयोध्या पहुंच के भगवान राम का दर्शन किया है। लेकिन आज जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जो है अयोध्या पहुंचेंगे और चंडीगढ़ से एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई। वहां से जो है 9:30 बजे अयोध्या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है प्रोटोकॉल के तहत राम मंदिर जाएंगे और वहां पर दर्शन पूजन करेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी जो है मुस्तैद है और सब जगह पर व्यवस्था की गई होगी। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो लगभग 9:30 बजे के करीब पहुंच जाएंगे। और क्या उनका ये एक दिवसीय दर्शन पूजन है या फिर वो रुकेंगे और कल भी दर्शन पूजन कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उनका आज एक दिवसीय दौरा है। 9:30 बजे जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे जो है राम मंदिर जाएंगे, हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, भगवान राम के हम माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और उनके साथ जो है उनके करीब जो है 13 मंत्री, 19 विधायक, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पूरी कैबिनेट उनके साथ मौजूद है। और उसके बाद लगभग दोपहर तक जो है मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जो है अयोध्या रहेंगे और दोपहर बाद अयोध्या से पुनः
हरियाणा के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल। और साथ ही प्रवेश, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ पहुंच रहे हैं आज अयोध्या, और उनके स्वागत में क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कोई मौजूद रहेगा? बिल्कुल, अगर उनके स्वागत की बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर जो है कई जनप्रतिनिधि भी रहेंगे जो उनके स्वागत करेंगे, उन मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट का स्वागत करेंगे। और स्वागत जी। अयोध्या तो उनके जो है स्वागत सत्कार में कहीं से कोई कमी कसर बीजेपी नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद हनुमानगढ़ी जाकर के भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। और सुबह करीब 9:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर में, वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 1 दिवसीय दौरा है और इस दौरान करीब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 13 मिनिस्टर और 19 विधायक अयोध्या पहुंचेंगे। और उनके स्वागत को लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के मंदिर तक तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि हैं और तमाम बीजेपी नेता हैं, वो मौजूद नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए आज रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इस दौरान स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 13 मिनिस्टर, 19 विधायक, ये सभी हरियाणा सरकार की ओर से आज सुबह करीब 9:30 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज, स्पीकर का चुनाव, नए सांसदों की शपथ और उत्तर प्रदेश के सभी जीते हुए सांसद लेंगे शपथ। स्पीकर का चुनाव, नए सांसदों की होगी शपथ। उत्तर प्रदेश के सभी जीते हुए सांसद लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ। सत्र में नीट परीक्षा पर हंगामे के आसार। नई सरकार बनने के बाद पहला विशेष सत्र। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ। मोदी 3.0 के गठन के बाद पहला संसद सत्र। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज। स्पीकर का चुनाव और नए सांसदों की होगी शपथ। देश के सभी जीते हुए सांसद लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ। सत्र में नीट परीक्षा पर हंगामे के आसार। नई सरकार बनने के बाद पहला विशेष सत्र। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ। मोदी 3.0 के गठन के बाद पहला संसद का सत्र। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, स्पीकर का होगा चुनाव, नए सांसदों की होगी शपथ। देश के सभी जीते हुए सांसद लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ। सत्र में नीट परीक्षा पर हंगामे के आसार। नई सरकार बनने के बाद पहला विशेष सत्र। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ।
वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल की बेल अर्जी पर आज होनी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में बेल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में बेल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी। लोअर कोर्ट केजरीवाल को मिली थी जमानत। केजरीवाल की बेल अर्जी पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में बेल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी। लोअर कोर्ट में केजरीवाल को मिली थी जमानत। केजरीवाल की बेल अर्जी पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में बेल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी। लोअर कोर्ट में केजरीवाल को मिली थी जमानत। केजरीवाल की बेल अर्जी पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में बेल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी। लोअर कोर्ट में केजरीवाल को मिली थी जमानत। केजरीवाल की बेल अर्जी पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में बेल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी। लोअर कोर्ट में केजरीवाल को मिली थी जमानत। तो केजरीवाल की बेल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में बेल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। तो वहीं शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल पैनल की बैठक आज। बैठक में एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक पर भी होगा मंथन। पेपर लीक पर छात्रों का लगातार हो रहा है प्रदर्शन। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक पर भी होगा मंथन। पेपर लीक पर छात्रों का लगातार हो रहा प्रदर्शन। शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल पैनल बैठक आज। बैठक में एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक पर भी होगा मंथन। पेपर लीक पर छात्रों का लगातार हो रहा प्रदर्शन। शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल पैनल बैठक आज। बैठक में एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक पर भी होगा मंथन। पेपर लीक पर छात्रों का लगातार हो रहा प्रदर्शन। तो शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल पैनल बैठक आज। बैठक में एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक पर भी होगा मंथन। पेपर लीक पर छात्रों का लगातार हो रहा प्रदर्शन। शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल पैनल बैठक आज। बैठक में एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक पर भी होगा मंथन। पेपर लीक पर छात्रों का लगातार हो रहा प्रदर्शन। शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल बैठक आज। बैठक में एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। राजस्थान के टोंक में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस और ट्रक में हुई भीषण टक्कर। हादसे में अब तक एक की मौत, 18 लोग घायल। तेज रफ्तार बस और ट्रक में हुई भीषण टक्कर। हादसे में अब तक एक की मौत, 18 लोग घायल।
एक ही परिवार के करीब 18 लोग हुए घायल। टोक के सोप पुलिस थाना इलाके के पास हुआ हादसा। धार्मिक कार्यक्रम से लौट रही बस ट्रक से भिड़ी। घायल 15 लोग टोक सआदत अस्पताल किए गए रेफर। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जयपुर किया गया रेफर। धार्मिक कार्यक्रम से लौट रही बस ट्रक से भिड़ी। घायल 15 लोग टोक सआदत अस्पताल में रेफर किए गए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जयपुर किया गया रेफर। ट्रक ड्राइवर हुआ फरार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बाद में सारे इंजर्ड जो थे उनको यहाँ पे लेके आए। लगभग 17 थे टोटल जो घायल थे, उनमें से 15 को टोंक के लिए रेफर किया गया था। तो यहाँ पर एक छोटी एम्बुलेंस खड़ी थी, तो उसमें जो 3 ज़्यादा सीरियस थे, जिनमें 2 बिल्कुल छोटे बच्चे थे और एक ज़्यादा सीरियस पेशेंट था, तो उनको उस एम्बुलेंस में छोटी एम्बुलेंस में रेफर किया गया। और उसके बाद में 108 को कॉल किया गया। तो लगभग 1 घंटे बाद में यहाँ पे 2 108 एम्बुलेंस है, उनमें बाकी मरीजों को भेजा गया। उसके बाद में 3 और बच गए थे, जिनको निजी साधन से वहाँ पे टोल के लिए लेकर गया। हाँ, एक्सीडेंट हो में तो माता जी का स्वाया था, बरवाड़ा स्वाया था जब वो होते। कितने लोग थे गाड़ी में आप? नरसारा था वो, मतलब पूरी गाड़ी भरी थी। हम रसोई लेके गए थे, वहाँ पे जा रहे थे, हम जा रहे थे। मेरा नाम तो गायत्री बाई है। गायत्री जी कहाँ के हैं आप लोग? हम तो जयपुर से आए थे सब। मामी ससुर जी थे यहाँ पे। मामी ससुर जी ने रसोई करी थी, शादी थी, अभी शादी करके लेके आए ना, माता जी को भोग लगाना था। सबने बढ़िया सब काम कर लिया। ये लोग इधर से गाड़ी करके लेके आए थे गांव से, एमपी में से, श्योपुर, ये पाड़ली, यहाँ से इटावा, वहाँ से गाड़ी लेके आए थे ये। और हम तो इधर आए, हम सिवाड़ी पार हुए थे, ये भी इधर आए थे। ये दूसरे रास्ते पे गए इनके गाँव, रास्ते में ट्रक वाले ने गाड़ी को ठोक दिया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बरवाड़ा से हम गांव जा रहे थे, लोहावत। फिर क्या हुआ अचानक? आगे से इधर से डंपर आया, उधर से वो गाड़ी आई, गाड़ी घुमाते घुमाते भी ट्रक वाले ने दे दी। साइड पे आते आते भी दे दी उसने, आगे सबके लगी। जो कितने लोग सवार थे गाड़ी? 15-16 से हूँ। आज शाम को 7:30 बजे एक क्रूजर गाड़ी में माता जी के यहाँ से सवारियाँ बैठ के और अपने कोटली मोड़ होती उधर जा रही थी कोटा साइड में। सामने से एक आयसर गाड़ी वाला आया, उसने आमने सामने की टक्कर मार दी, जिससे 18 आदमी घायल हुए थे, जिसमें से 15 को यहाँ रेफर किया है टोंक फर्स्ट एड के बाद में अलीगढ़ से। उनमें से एक बच्चे की डेथ होगी, बाकी का उपचार जारी है। ये सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये कोटा और एमपी के रहने वाले हैं। और तो और बच्चे माता जी के दर्शन करने आए थे। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर टैबलेट में दर्ज होगी बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति। यूपी में 15 जुलाई से टैबलेट में दर्ज होगी उपस्थिति। सुबह और दोपहर 2 बार लगानी होगी हाजिरी। परिषदीय विद्यालयों को डिजिटली एक्टिव करने की मुहिम। छात्रों की उपस्थिति भी डिजिटल मार्क किए जाने के निर्देश। परिषदीय स्कूलों के सभी 12 तरह के रजिस्टर डिजिटल। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने जारी किए निर्देश। बता दें कि टैबलेट में दर्ज होगी बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति। यूपी में 15 जुलाई से टैबलेट में उपस्थिति दर्ज की जाएगी। सुबह और दोपहर 2 बार लगानी होगी हाजिरी। परिषदीय विद्यालयों को डिजिटली एक्टिव करने की मुहिम। छात्रों की उपस्थिति भी डिजिटल मार्क किए जाने के निर्देश।
परिषदीय स्कूलों के सभी 12 तरह के रजिस्टर्स डिजिटल। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश किए गए जारी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने जारी किए निर्देश। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जानकारी मिल रही है कि अब जो बेसिक शिक्षक हैं उनकी उपस्थिति टैबलेट में दर्ज की जाएगी, यानी कि सब डिजिटल हो जाएगा। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अविंता, प्रदेश भर के पार्षदीय स्कूलों के सभी 12 तरह के रजिस्टर को डिजिटल किए जाने के सरकार ने आदेश दिए थे और शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति के लिए डिजिटल मार्क किए जाने के निर्देश भी सरकार ने बहुत पहले दिए थे। और इसी के तहत जो डीजी शिक्षा है कंचन वर्मा, उनकी ओर से सभी तरीके के जिला स्कूलों को, जिला शिक्षकों को और विद्यालयों को ये तरीके के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और विभाग के द्वारा ये 2,09,863 जो टैबलेट है वो जारी कर दिया है और इन्हीं टैबलेट के जरिए शिक्षकों की और छात्रों की उपस्थिति जो है वो दर्ज की जाएगी कि जो पार्षदीय स्कूल है, जो बेसिक शिक्षा स्कूल है, उनमें जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उसमें कब और किस तरीके से आते हैं, उनकी पूरी जो गिनती है, उनकी जो गणना है वो डिजिटली की जाएगी। इसके तहत सभी जो तरीके के निर्देश हैं वो पूरी जारी कर दिए गए और 15 जुलाई से इन टैबलेट के माध्यमों से ये सभी शिक्षकों की उपस्थिति जो है वो दर्ज की जाएगी। तो आदेश तो दे दिए गए, लेकिन आने वाली 15 जुलाई को ये सभी तरीके से डिजिटल उपकरण जो है वो लागू कर दिए जाएंगे सभी स्कूलों में और जिसकी मौजूदगी और उपस्थिति दर्ज की जाएगी 15 जुलाई तक। बिल्कुल। और शिवा, देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई से सब डिजिटल होने की बात सामने आ रही है परिषदीय स्कूलों में। तो क्या जानकारी है कि जिन स्कूलों में ये 15 जुलाई से नहीं शुरू हो पाता है, क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, ये भी उसमें आदेश है कि अगर 15 जुलाई से अगर कोई भी डिजिटल यूज नहीं होगा उन टैबलेटों का, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। क्योंकि सभी की अटेंडेंस जो है, सभी की उपस्थिति डिजिटल किए जाने का जोर इसलिए भी है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कई शिक्षक सोशल मीडिया के जरिए ऐसा मालूम पड़ता है कि वो लोग अनुपस्थित रहते हैं और छात्रों की छात्राओं की जो पढ़ाई है उसमें व्यवधान है वो पूरी तरीके से उत्पन्न होता है। इसलिए सभी को निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी शिक्षक जो है वो अगर डिजिटली उपस्थित नहीं होगा तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और ये कार्रवाई बहुत ऊपर तक जाएगी। क्योंकि शासन ने इस बात को जोर दिया है कि जितने भी जो जिला स्कूल है, जो पार्षदीय स्कूल है, जो बेसिक शिक्षा स्कूल है, उसमें टीचर्स की उपस्थिति जो है वो पूरी 100% होनी चाहिए। अगर उसमें किसी तरीके की कमी आती है तो कहीं ना कहीं सरकार की सभी जो है वो उसमें धूमिल होती है और इसी छवि को साफ करने के लिए पूरी तरीके से डिजिटल योजना जो है वो पूरी लागू की जानी है और अगर कोई शिक्षक अगर उपस्थित नहीं होता है तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका। आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि 15 जुलाई से यूपी के सभी परिषदीय स्कूलों में डिजिटली उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसी बीच एक और खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में 2 आईपीएस ट्रांसफर। आजमगढ़ रेंज के आईजी हटाए गए। आजमगढ़ रेंज के आईजी हटाए गए। आजमगढ़ रेंज से हटाकर ईओडब्ल्यू भेजा गया। वैभव कृष्णा बने डीआईजी रेंज आजमगढ़। सीबीआई की कार्रवाई से प्रधान डाकघर में मचा हड़कंप। सीबीआई पोस्ट ऑफिस से अहम दस्तावेज ले गई अपने साथ। मीडिया से कुछ भी बताने से कतरा रहे अधिकारी। थाना सदर क्षेत्र के प्रधान पोस्ट ऑफिस प्रतापपुरा का मामला।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, 2 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल देर रात एक लिस्ट पुलिस को अखिलेश कुमार जो लंबे समय से आईजी आजमगढ़ रेंज के पद पर तैनात थे, उनको हटा करके ईओडब्ल्यू यानी कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफिस जो विंग है उसमें आईजी रेंज का पद मिला है। और उन्हीं की जगह वैभव कृष्णा जो 2010 बैच के आईपीएस है, जो डीआईजी सुरक्षा लंबे समय से तैनात थे, उनको डीआईजी रेंज आजमगढ़ बनाया गया है। तो एक को हटा करके ईओडब्ल्यू और दूसरे को सुरक्षा विभाग से निकाल करके आजमगढ़ रेंज का डीआईजी बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण ये दोनों ही पद हैं अपनी अपनी जगह पे। तो दोनों देर रात आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं और संभावना ये भी है कि आज जो कि सोमवार का दिन है और दोनों ही अपने अपने जिलों में अपनी अपनी जगहों पे चार्ज जो है वो संभाल सकते हैं। बिल्कुल। और शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से लखनऊ में लगातार तबादला एक्सप्रेस जो है वो देखने को मिल रही है, बीते दिन भी कई अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं, इसकी क्या खास वजह मानी जा रही है? देखिए, अब देखा चूंकि लोकसभा चुनाव हुआ है और इस बात का तो कयास लगाई जा रहा था कि लंबे समय से जो आईपीएस अधिकारी है जो अपनी अपनी जगहों पर टिके हैं उनकी कार्यशैली को लेकर के और साथ ही साथ जो उनका समय पूरा हो चुका है उसको लेकर के ट्रांसफर होने हैं। कल एक लिस्ट आई थी जिसमें 16 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए थे और आज देर रात कल एक लिस्ट और आई है जिसमें 2 आईपीएस अफसरों के नाम है, जिसमें अखिलेश कुमार है और दूसरे वैभव कृष्णा है। तो अपनी में जगह जो है वो शासन तय करता है कि आखिरकार किसकी कार्यशैली किस तरह की कैसी रही अपनी अपनी जगहों पे, तो उसको लेकर के भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। और इन 2 जो अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन इनका जो समय था वो पूरा हो चुका था और दोनों को ही चेंज करना था। और आगे आने वाले समय में ऐसा और देखा जा सकता है कि और आईपीएस जो अफसर हैं जो लंबे समय से अपनी अपनी जगहों में तैनात हैं, चाहे वो एसपी हो, आईजी हो, एडीजी हो या डीआईजी हो, तो दोनों का जो समय पूरा हो जाएगा उनकी जगह जो है वो खाली होती जाएगी और उसकी जगह पे दूसरे आईपीएस अफसरों को पोस्ट किया जाएगा। ये सरकार की मंशा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर 2 अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। वैभव कृष्णा को डीआईजी रेंज आजमगढ़ बनाया गया है। तो वही खबर आपको कानपुर से बता दें जहां पर वीआईपी कल्चर के आदेश पर लगा पलीता। उत्तर प्रदेश सरकार लिखी कार ने मचाया आतंक। नशे में चूर कार चालक ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर। रोकने की कोशिश कर रहे सीचपाल को कार से घसीटा। टक्कर मारकर 100 मीटर तक सीचपाल को घसीटा। घायल सीचपाल के इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। कंपनी बाग चौराहे के पास की घटना, गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ विवाद के बाद हुई वारदात। विवाद के बाद कार चालक ने सीचपाल को कार से घसीटा। और इसी बीच रुक करते हैं रामनगरी अयोध्या का, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से निकलते हुए भी दिखाई देंगे और उनकी सुरक्षा में सिक्योरिटी के काफ़ी कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि आज रामनगरी पहुंचे हुए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। और कुछ ही देर में भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर राम मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनके साथ उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री पहुंचे हुए हैं। इसी बीच कानपुर से खबर आपको बता देते हैं। कानपुर से खबर जहां पर गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ विवाद, वारदात के बाद हुआ खत्म। विवाद के बाद कार चालक ने सीचपाल को कार से घसीटा।
FM कॉलोनी का रहने वाला था सीचपाल भोला तिवारी। वारदात कर भागने वाले कार चालक को पुलिस ने पकड़ा। वीआईपी कल्चर के आदेश पर लग रहा पलीता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी के पीछे बड़ा बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। 9 बजे की घटना है जिसमें एक रविंद्र उर्फ भोला तिवारी जी जो कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, वो अपनी वैगनर गाड़ी से जा रहे थे तो अपनी गाड़ी में एक वेन्यू गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। वो उतरे और उस गाड़ी को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। गाड़ी के सामने आए, वेन्यू गाड़ी चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और उनको चलते हुए अपनी गाड़ी भागा के ले गया। पुलिस ने तत्काल वहाँ के कैमरे एसएसडी फुटेज कैमरे चेक किए हैं और जो वेन्यू गाड़ी है उसका पता लगाया कहाँ की। हमारी 2 टीमें गठित की गई हैं और दबिश ली गई हुई हैं और पुलिस ने मौके पर पहुँचकर तत्काल घायल को हाईलाइट हॉस्पिटल एडमिट कराया था, जिसमें दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इसमें मैं मृतक जो है उनके घर पर ही आया हूँ और तहरीर लेकर इसमें कार्रवाई मुकदमा किया जा रहा है। गाड़ी में भारत सरकार भी लिखा था क्या? ये जो हमें वीडियो मिला है उसमें लिखा हुआ है। खबर गोंडा से, जहां पर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद 4 साल की मासूम की निर्मम हत्या। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। खबर हम आपको गोंडा से बता रहे हैं। दुष्कर्म के बाद 4 साल की मासूम की हुई निर्मम हत्या। बच्ची के मां के साथ था हत्यारोपी का संबंध। आरोपी हत्यारा मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी हत्यारा मध्य प्रदेश का निवासी। शराब के नशे में हत्यारोपी ने अपराध को दिया अंजाम। 24 घंटे के भीतर गोंडा पुलिस ने हत्यारोपी को पकड़ा। मामला थाना नवाबगंज के अंतर्गत का बताया जा रहा है। खबर गोंडा से, जहां पर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ किया दुष्कर्म के बाद 4 साल की मासूम की हुई निर्मम हत्या। बच्ची की मां के साथ था हत्यारोपी का संबंध। आरोपी हत्यारा मध्य प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हत्यारोपी के बच्ची की मां के साथ थे संबंध। शराब के नशे में वारदात को दिया अंजाम, जहां पर 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। साथ ही 24 घंटे के भीतर गोंडा पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। मामला थाना नवाबगंज के अंतर्गत का बताया जा रहा है। खबर गोंडा से, जहां 4 साल की मासूम बच्ची के साथ किया दुष्कर्म के बाद 4 साल की मासूम की निर्मम हत्या। बच्ची की मां के साथ थे हत्यारोपी के संबंध। आरोपी हत्यारा मध्य प्रदेश का निवासी। शराब के नशे में हत्यारोपी ने अपराध को दिया अंजाम। 24 घंटे के भीतर गोंडा पुलिस ने हत्यारोपी को पकड़ा। मामला थाना नवाबगंज के अंतर्गत का बताया जा रहा है। खबर गोंडा से, जहां 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद 4 साल की मासूम बच्ची की हुई निर्मम हत्या। नवाबगंज क्षेत्र स्थित कटरा रेलवे स्टेशन के पास एक बगिया में
एक 4 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज पर अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त विश्वनाथ वंशकार, जो थाना सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये मध्य प्रदेश के जिला दतिया का रहने वाला है और जो बच्ची है जिसकी हत्या इसके द्वारा की गई है, उस बच्ची के मां के साथ इसका प्रेम संबंध था, जो भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। और कुछ समय पूर्व जो उसकी बच्ची की मां है वो इसके पास बच्ची को छोड़कर चली गई थी, तब से ये बच्ची इस हत्यारोपी के पास ही थी। और घटना के एक दिन पूर्व यानी 21 जून की रात इस हत्यारोपी द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित एक ठेके से शराब खरीदी गई, शराब का सेवन किया गया। इसका बताना है ऐसा कि बच्ची जब जोर जोर से रो रही थी तो शराब के नशे में धुत होकर और क्रोधवश इसके द्वारा बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया और विरोध करने पर बच्ची को पेड़ के तने से पटक के इसके द्वारा हत्या कारित कर दी गई। इसी बीच खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज। खबर राजधानी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। स्पीकर का होगा चुनाव, नए सांसदों की होगी शपथ। देश के सभी जीते हुए सांसद लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ। सत्र में नीट परीक्षा पर भी हंगामे के आसार। नई सरकार बनने के बाद होगा पहला विशेष सत्र। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ। मोदी 3.0 के गठन के बाद होगा पहला संसद सत्र। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज। स्पीकर का होगा चुनाव, नए सांसदों की होगी शपथ। देश के सभी जीते हुए सांसद लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ। सत्र में नीट परीक्षा पर हंगामे के आसार। नई सरकार बनने के बाद होगा पहला विशेष सत्र। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ। मोदी 3.0 के गठन के बाद पहला संसद सत्र। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज। स्पीकर का होगा चुनाव, नए सांसदों की होगी शपथ। देश के सभी जीते हुए सांसद लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को दिलाएंगे शपथ। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया, लेकिन संसद में लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि जानकारी के अनुसार 3 जुलाई तक चलेगा। तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम
उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। अब इशू नहीं है तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है। सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट चलाते हैं। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। सीएम का सचिव बताने वाले धोखेबाज को किया गिरफ्तार। फर्जी सचिव बताकर अफसरों को करता था फोन। विवेक उर्फ बंटू चौधरी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। जनपद बस्ती से एसटीएफ ने की है गिरफ्तारी और साथ ही आरोपी के पास से फर्जी लेटर पैड सहित तमाम चीजें हुई हैं बरामद। तो सीएम का सचिव बताने वाले धोखेबाज को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। फर्जी सचिव बताकर अफसरों को करता था फोन। विवेक उर्फ बंटू चौधरी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। फर्जी सचिव बताकर अफसरों को करता था फोन। विवेक उर्फ बंटू चौधरी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। जनपद बस्ती से एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। आरोपी से फर्जी लेटर पैड सहित तमाम चीजें हुई बरामद। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। सीएम का सचिव बताने वाले धोखेबाज को किया गिरफ्तार। फर्जी सचिव बताकर अफसरों को करता था फोन। विवेक उर्फ बंटू चौधरी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। फर्जी सचिव बताकर अफसरों को करता था फोन। विवेक उर्फ बंटू चौधरी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। जनपद बस्ती से एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। आरोपी से फर्जी लेटर पैड सहित तमाम चीजें हुई बरामद। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। सीएम का सचिव बताने वाले धोखेबाज को किया गिरफ्तार। फर्जी सचिव बताकर अफसरों को किया फोन। विवेक उर्फ बंटू चौधरी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। फर्जी सचिव बताकर अफसरों को करता था फोन। खबर बहराइच से, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल। बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल को इलाज के लिए नजदीकी सीएचसी में कराया भर्ती। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया गया रेफर। पयागपुर थाना क्षेत्र के बरगदही चौराहे का मामला। खबर बहराइच से, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा बुरी तरह से हुआ घायल। खबर कासगंज से है, जहां चोरी के शक में नाबालिग को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है।
ग्रामीणों और दुकानदार ने नाबालिग बच्चों को तालिबानी सजा दे डाली। जहां बच्चे माफी मांगते रहे लेकिन दबंग नहीं पसीजे। दबंगों ने बच्चों के सिर को गंजा कर बच्चों को गांव में घुमाया और बच्चों को तालिबानी सजा देने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चों के परिजनों से तहरीर लेकर दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही अन्य ग्रामीणों की तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें कि जनपद में पहला मामला नहीं है, पहले भी ढोलना कोतवाली और सहावर थाना क्षेत्र में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। थाना से बोलना एक गांव वाहिदपुर माफी की एक घटना सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जिसमें एक दुकानदार ने अपने ही गांव के दो बच्चों पे, जिनकी एक उम्र 13 वर्ष है और एक की उम्र 10 वर्ष है, उसके दुकान में चोरी करने के आरोप लगा करके उन बच्चों को उनके सर के बाल मड़वाए और उनके ऊपर के शर्ट उतार करके उनके हाथ में बांध करके गाँव के अंदर उन्हें घुमाया। ये संज्ञान में आते ही तत्काल ढोलना पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। उनके परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभी दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया है और जो अन्य लोग इसमें शामिल हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर झांसी से है, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर में घुसकर दुल्हन को गोली मारने वाले आरोपी दीपक की तलाश के लिए झांसी से 2 टीमें रवाना हो गई हैं। मध्य प्रदेश दतिया के सोनागिर निवासी राजकुमार की बेटी काजल अहिरवार की शादी झांसी में हो रही थी। रविवार की देर शाम काजल ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी। इसी दरमियान काजल पर दीपक नाम के एक लड़के ने पार्लर में घुसकर गोली चला दी, जहां घायल काजल की अस्पताल में मौत हो गई। एसएसपी राजेश एस ने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस दतिया रवाना हो गई है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। झांसी जनपद में अभी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक लड़की को गोली लगने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत अभी हॉस्पिटल भी पहुंच गया और घटनास्थल भी निरीक्षण किया गया है। अभी इलाज के दौरान अभी डॉक्टर ने बताया कि उनका मृत्यु हो गई है। ये जो लड़की है वो रहने वाली है दतिया जनपद में, सोनागिर थाना पड़ता है, वहाँ का रहने वाली है, वहीं रहते हैं। और एक लड़का जो इस लड़की से बात करता है वो इनको परेशान करते हुए पीछे करते हुए यहाँ तक आया है और यहाँ पे घटना किया है। जो दतिया जनपद सोनागिर थाना का जो लड़का को गिरफ्तार करने के लिए 2 अलग टीम हम लोग दतिया जनपद रवाना कर चुके हैं और इनका जहाँ जहाँ इनका रिश्तेदार है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। इनका जो दतिया जनपद का रहने वाला है यहाँ झांसी जनपद में आकर घटना कर दिया है और उस लड़के के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में नवजात शिशु को बेचने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमओ के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ ने जलालाबाद स्थित अवैध क्लिनिक को सील कर दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचने की सूचना पर झोलाछाप डॉक्टर भाग गया। सीएमओ ने निर्देश दिए कि झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बता दें कि जलालाबाद क्षेत्र में स्थित क्लिनिक पर डिलीवरी के बाद पिता की सहमति पर नवजात बच्ची को पान विक्रेता को 6,700 रुपए में बेचकर डॉक्टर ने अपना बिल अदा किया था। मां की शिकायत पर पुलिस ने बच्चे को मां के सुपुर्द करा दिया था। थाना जलालाबाद क्षेत्र की यह पूरी घटना है और थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के रहने वाले कन्हैयालाल पत्नी के साथ फर्रुखाबाद स्थित अपनी ससुराल में रहते हैं। कन्हैयालाल की 2 बेटियां हैं। तीसरी बार गर्भवती होने पर उन्होंने पत्नी को जलालाबाद में स्थित एक बंगाली शाह क्लिनिक पर भर्ती कराया था। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। खबरों का सारथी।